Hello everyone, welcome to JNB Career Point. In the previous classes, I have discussed about the universal law of gravitation. Okay, I have also derived it mathematically. So क्या derive किए थे? F is equal to G m1 m2 upon d square. This is the mathematical form of universal law of gravitation, where F is the gravitational force, G is the universal gravitational constant, m1 m2 are the masses of participating bodies, and d is the distance of separation. From this law you can easily see that the gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between two participating bodies. ठीक है, तो F जो है d का स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड दिस टाइप ऑफ रूल, दिस टाइप ऑफ लॉ इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो इस टाइप के जो लॉ है उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. आपको इसी तरीके के जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, तो अगर नीचे कुछ फैक्टर होगा और उसका स्क्वायर होगा तो आप उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल सकते हो. जैसे कि आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, दैट इज द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R square. This is the Coulomb's force. So here you can see the F is inversely proportional to the square of the distance between two charged particles. So F either R square, both are inversely proportional. So this is the case of inverse square law. ये भी inverse square law की केस में आता है. तो inverse square law किसको बोलते हैं आपको पता चल गया, ठीक है कि नहीं. So my question is कि न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ ही क्यों सोचा. न्यूटन ऐसे भी सोच सकते थे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये d टू द पावर q को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन न्यूटन ने सोचा d स्क्वायर. वाई d स्क्वायर, नॉट d क्यू. ऐसा भी हो सकता था a प्रोपोर्शनल टू 1/d टू द पावर 4. ठीक है, d टू द पावर 4 को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट ऐसा नहीं हुआ. न्यूटन ने ऐसा सोचा, d स्क्वायर सोचा. तो ये जो आइडिया कहीं ना कहीं से तो आया होगा, ठीक है. तो कहाँ से आया था, कैसे आया था, और न्यूटन ने ये लॉ ऑफ फॉर्मेशन के लिए किसकी हेल्प ली थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो एक्चुअली न्यूटन वाज हेल्प्ड बाय द केपलर. ठीक है, न्यूटन एक्चुअली केपलर की जो लॉ थे, ठीक है, उससे मदद लिया था ग्रेविटेशन की लॉ को फॉर्मेशन करने के लिए. कैसे मदद लिया था तो हम देखेंगे अभी, ठीक है. सो कंसिडर ए बॉडी विच इज मूविंग इन ए सर्कल. ओके, एंड हियर इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. ओके, मानो कि एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जो कि सर्कल में मूव कर रही है. सो आई हैव टोल्ड यू दैट अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका मतलब इसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक फोर्स एक्ट हो रही है. किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल. ठीक है, सर्कुलर मोशन को पॉसिबल करने के लिए मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होती है. तो इसका मतलब ये सर्कल में मूव कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक फोर्स एक्ट हो रही है. ठीक है, टुवर्ड्स, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरफ फोर्स एक्ट हो रही है. ठीक है, एंड दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स. ठीक है, इस फोर्स के बिना कोई भी सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल नहीं है. ओके, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m and it is moving with constant speed v, and
r is the radius of circle, then the centripetal force is mathematically represented as, अगर बॉडी का मास m होता है और वो कांस्टेंट स्पीड v में मूव कर रहा है सर्कल में और इस ऑर्बिट का रेडियस r है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r. This is the mathematical form of centripetal force. Okay, if I take the case of planet and sun system, suppose our planet is revolving around the sun in a nearly circular orbit. मान लो कि हमारा जो प्लानेट है वो सन के अराउंड एक नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, एक्चुअली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन इस लॉ को प्रूव करने के लिए तो हमने क्या किया, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट को हमने अज्यूम कर लिया कि जो प्लानेट है नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है. इफ m इज द मास ऑफ द प्लानेट एंड v is the constant speed of the planet and r is the distance of separation between the sun and planet, then what will be the centripetal force? centripetal force क्या होगा? सेम मैंने इसीलिए तो पहला वाला केस डिस्कस किया कि आप बता सको, ये भी बॉडी मास है और ये भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड v है और रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट r है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा? सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा? सेम m v स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, यही होगा सेंट्रीपेटल फोर्स. दिस सेंट्रीपेटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द प्लैनेट एंड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन. यही सेंट्रीपेटल फोर्स है जो कि प्लैनेट के ऊपर एक्ट कर रहा है और सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. ओके, सो आई होप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज क्लियर. ओके, सो नाउ कंसिडर वन रिवॉल्यूशन. ओके, कंसिडर वन रिवॉल्यूशन. सपोज द प्लैनेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड एंडिंग एट पॉइंट ए. ओके, सो if you consider one revolution, then the distance traveled by the planet is the perimeter of the circle. यहाँ से प्लानेट शुरू कर रहा है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 2 pi r, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. सो in one revolution the distance traveled कितना होगा? It will be equal to perimeter and which is equal to 2 pi r. You know the formula for perimeter, that is 2 pi r. And to complete one revolution, the time taken is known as period of revolution. Okay, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेता है प्लैनेट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. ओके, so I can write time taken to complete one revolution that is equal to period of revolution it is t.
Okay, so you have the distance, you have the time, you can calculate the speed. I am trying to calculate the speed v, so the speed is equal to कितना होगा 2 pi r upon t. So speed I am taking it as v and it is equal to 2 pi r upon t, and this is my equation 2 and this is my equation 1. If I put the value of speed in equation 1, then what will happen? Centripetal force is equal to m. In place of v, I have to put the value of v, that is 2 pi r upon t स्क्वायर. m v स्क्वायर है ना, तो v स्क्वायर किया मैंने एंड इट इज अपॉन r. So m that will be 4 pi square r square upon t square r. ठीक है, r will cancel out, then क्या बचेगा m, 4 इधर ले आओ, 4 पाई स्क्वायर m. ठीक है, और एक r कैंसिल हो जाएगा, r अपॉन टी स्क्वायर. ओके, देन इन द नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई r स्क्वायर एंड डिवाइड r स्क्वायर. ओके, मल्टीप्लाइंग and dividing r square on the numerator and denominator. ओके, सो यहाँ पे r स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे r स्क्वायर मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m. यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा आर स्क्वायर. अगर इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर m अपॉन आर स्क्वायर को इधर ले आता हूँ और आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को अलग लिखता हूँ. And you know from the third law of Kepler, third law of Kepler क्या कहता है? From third law of Kepler, you know t square is proportional to r cube. पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास में ही. ओके, और मैंने ये भी बताया था अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाता है, इक्वालिटी साइन आता है तो एक कांस्टेंट आता है, और आर स्क्वायर मतलब आर क्यूब को मैं अगर इस तरफ लेता हूँ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. दिस इज द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. सो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कितना होगा 1/k. सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m. ओके, अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्यूब अपन टी स्क्वायर कितना होगा टी स्क्वायर अपन आर क्यूब के, उसका रेसिप्रोकल ले लो, आर क्यूब अपन टी स्क्वायर कितना होगा 1/k. सो आई कैन राइट 1/k. के यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/k. And you can see 4 is a constant, pi square is a constant, m is a constant, k is a constant. So constant को मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ constant ही लिख देता हूँ, constant को constant लिख दिया. बाकी बचा क्या r स्क्वायर, तो 1 अपॉन r स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया. सो अगर मैं कांस्टेंट और इक्वलिटी साइन को रिप्लेस करता हूँ तो किससे रिप्लेस होगा एक प्रोपोर्शनलिटी साइन से. आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इक्वालिटी आता है और एक कांस्टेंट आता है. वैसे इक्वालिटी और कांस्टेंट को रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r square. So the centripetal force acting
on the planet which is responsible for the circular motion is inversely proportional to the distance, inversely proportional to the square of the distance between the planet and sun. जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्लैनेट पे एक्ट कर रही है, ठीक है, जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्लैनेट पे एक्ट कर रही है और जो मतलब उसी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से प्लैनेट सर्कुलर मोशन में मूव कर पा रही है, ठीक है, वही सेंट्रीपेटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, ये जो डिस्टेंस है ना सन और प्लैनेट के बीच में आर, उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो आई कैन से दैट द सेंट्रीपेटल फोर्स ओबेज द लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ. सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा लॉ मानता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ. Later, Newton identified that the centripetal force is provided by the gravitational force. जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग और स्टोन की एक्सपेरिमेंट दिखाया था, वहाँ पे जैसे हम घुमाते हैं तो स्टोन कैसे घूमता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है, और वहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, हम प्रोवाइड करते हैं. हमारे हाथ जब हम घुमाते हैं तो वहाँ पे हम सेंट्रीपेटल फोर्स हम प्रोवाइड करते हैं. लेकिन यहाँ पे प्लैनेट और सन जो है, सन तो इसको स्ट्रिंग में मतलब धागे में डाल के तो नहीं घुमा रहा है ना, तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है. तो न्यूटन ने कंक्लूड किया, न्यूटन ने आइडेंटिफाई किया कि जो यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ना वो है ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सन और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स. सो अगर सेंट्रीपेटल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ मान रहा है, centripetal force obey the inverse square law, then the gravitational force also obey the inverse square law. क्योंकि मैंने आपको बताया कि centripetal force is provided by gravitational force. Okay, so I can also say that centripetal force is nothing but the gravitational force. तो दोनों सेम ही है, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जरा. अगर सेंट्रीपेटल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को मानता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को मानना पड़ेगा. दैट्स वाई यहाँ पे जो न्यूटन को आइडिया मिला, ठीक है, तो फिर न्यूटन ने ये जो लॉ दे दिया, ठीक है. तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का आइडिया यहाँ से आया था, ठीक है. ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम में भी आता है, सो यू कैन प्रैक्टिस इट. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.